सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, क्लास 12th का एक चैप्टर है बाजार, और लास्ट वीडियो में आप सभी को बाजार चैप्टर का परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बता चुका हूं। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनोपोली मार्केट क्या है ना, एकाधिकार बाजार क्या है। चलिए बच्चों, हम लोग एकाधिकार चैप्टर पढ़ते हैं। और एकाधिकार उस बाजार को कहते हैं या बाजार की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है, अर्थात विक्रेता होता है, और उसका अपनी वस्तु की पूर्ति पर जिसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता, अर्थात स्थानापन्न का मतलब है कि दूसरा विकल्प नहीं है, पूर्ण नियंत्रण होता है उस बाजार पर। तो उस तरह के बाजार को मोनोपोली कहा जाता है। मोनोपोली का मतलब है एकाधिकार, और उस बाजार पर एक विक्रेता हो और अनेक क्रेता हो, है ना, उसमें कोई और दूसरा विकल्प ना हो, उस बाजार पर उस उत्पादक का पूर्ण नियंत्रण हो, तो इस तरह के बाजार को क्या कहेंगे? मोनोपोली मार्केट कहेंगे। ठीक है, इसका देखिए विशेषता क्या दिया हुआ है। एकाधिकार में निकट स्थानापन्न के अभाव में, यानी कह सकते हैं कि दूसरा विकल्प नहीं है, यानी अभाव है, में मांग आड़ी लोच शून्य अथवा नग्न होता है। आड़ी लोच का मतलब होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति पेप्सी पीना चाहता है, लेकिन वहां पर क्या है कि पेप्सी भी नहीं है, या पेप्सी है और उसका दूसरा विकल्प नहीं है, जैसे कोको कोला नहीं है, स्प्राइट नहीं है ना, तो आपको क्या है कि पेप्सी वहां पीना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह क्या बोल रहे हैं, मांग की आड़ी लोच क्या है, वहां पर शून्य है या नग्न है। दूसरा बोलता है कि विशुद्ध एकाधिकार में मांग की लोच इकाई होती है, यानी विशुद्ध एकाधिकार मांग में क्या होता है, मांग की लोच इकाई होता है। उसके मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है, जिसके कारण एकाधिकार में मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता का व्यय समान रहता है। यानी उस मांग वक्र में जहां पर भी उपभोक्ता मांग करेगा उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 1 होगा। आगे हम लोग इसका जो है कर्व में देखेंगे। तो चलिए कर्व देख लेते हैं। इस कर्व में देखिए कि ए आर जो है, ये ए आर कर्व जो है या लाइन है, ये डिमांड कर्व है, और उपभोक्ता इस लाइन के कोई भी बिंदु पर अगर खरीदारी करता है तो वह उसका समान व्यय होगा, खर्च 1 होगा, और उसका ईडी क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये क्या है, ए आर है। ए आर क्या होता है बच्चों, तो जब प्रति इकाई कोई उत्पादक बेचता है और उस बेचने से प्राप्त आय को ए आर कहा जाता है। प्रति इकाई वस्तु को बेचने से प्राप्त आय को ए आर कहा जाता है। एम आर किसको कहा जाता है, तो एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त आय, जिसे मान लिया जाए पहले 10 इकाई को 100 रुपये में बेच रहा था, अब 11 इकाई को 110 रुपये में बेचेगा, तो उसका एक 10 से 11 बेच रहा है, तो एक अतिरिक्त इकाई बेचने से उसको 10 रुपया जो है एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो उसी को एम आर कहा जाता है। अब ये जानना है कि एसी क्या है। एसी जो होता है प्रति इकाई उत्पादन लागत है, और एमसी जो है एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर किए गए खर्च को मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। अब यहां पर शर्त है कि एमआर रेखा को एमसी रेखा हमेशा नीचे से काटेगा, और जिस बिंदु पर कटेगा उस बिंदु पर कोई भी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। दूसरा रीजन है कि एसी रेखा को भी, यानी एमआर रेखा और एसी रेखा को एमसी रेखा नीचे से काटेगा। कहां से काटेगा, नीचे से काटेगा। ठीक है, और जिस बिंदु पर टच करेगा वह जो है एसी और एआर क्या होगा, बराबर होगा। जिसे यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, देख रहे हैं एसी जो है इस बिंदु पर कर रहा है, तो एआर एसी बराबर होगा, और यहां पर देख सकते हैं कि एमसी रेखा जो है ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो एमआर और एमसी यहां पर इक्वल होगा। अब इसको ड्रॉ कर दीजिए, इस लाइन को जहां पर भी ड्रॉ होगा ऐसे मिला देंगे। देख रहे ना, जहां टच कर रहा है ना वहां से लाइन ऐसे खींचना है, ऐसे खींच देना है। उसके बाद जो है एसी रेखा, यानी जो एसी रेखा क्या होता है, लागत है,
और उसका इनकम कितना है, ज्यादा है, यानी लागत कम और लाभ ज्यादा, यानी आय ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये जो होता है प्रति इकाई के बेचने से प्राप्त आय होता है। तो कहने मतलब आय ज्यादा है, लागत कम है, और एमआर रेखा ऐसा बिंदु पर काट रहा है कि जिसको इसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऊपर कौन हो जा रहा है, ए आर हो रहा है, तो उसके मतलब लाभ होगा यहाँ पर, इसलिए लाभ दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, लाभ दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ बता भी रहा है अधिक सामान्य लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एकाधिकार का ए आर मांग वक्र होता है ना, किसके लिए, तो एकाधिकार बाजार के लिए। तो बोल रहा है एकाधिकार का ए आर वक्र यानी मांग वक्र आयताकार अति प्रवलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जिसकी मांग की लोच इकाई के बराबर होता है। कभी भी जो है इस टाइप का जो होता है, क्या होता है, ये जो है आपका एकाधिकार मांग का वक्र है, ये जो ए आर है, ए आर ये जो है क्या कहलाता है, तो मांग वक्र कहलाता है। और ये किस आकार का है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ऊपर से नीचे जब आएगा ये, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जिसकी मांग की लोच जो है इकाई के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि ईडी बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब हो रहा है कि एकाधिकार में फर्म एवं उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है। फर्म भी कीमत का निर्धारण कर सकता है और उद्योग भी कीमत का निर्धारण कर सकता है। एकाधिकार में दोनों में कोई अंतर नहीं है। जबकि हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ के आ रहे हैं, तो वहां उद्योग बड़ा होता है और फर्म जो होता है छोटा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है कीमत के निर्धारण उद्योग करता है, जबकि एकाधिकार में देख रहे हैं कि फर्म एवं उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है। अब यहाँ पर एकाधिकार की 2 श्रेणियां हो सकती है। पहला साधारण, निर्भय अथवा सुरक्षित एकाधिकार। निर्भय का मतलब है कि सरकार का भय कम रहता है, डर कम रहता है, ठीक है ना, उसको निर्भय एकाधिकार कहा जाता है। इसमें एकाधिकारी को संभावित प्रतियोगिता, सरकारी हस्तक्षेप अथवा उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं का कोई डर नहीं रहता है, यानी ऐसा मोनोपोली जिसका और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सरकार का हस्तक्षेप और उपभोक्ता की प्रतिक्रियाओं का कोई डर नहीं रहता है। वह मनमानी कीमत निर्धारण कर अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। तो ऐसे एकाधिकार बाजार को साधारण, निर्भय अथवा सुरक्षित एकाधिकार बाजार कहा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रकार का बाजार देख लीजिए। यहाँ बोलता है कि दुर्बल और असुरक्षित एकाधिकार बाजार। बोलता है कि इसमें फर्म को संभावित प्रतियोगिता एवं सरकारी हस्तक्षेप का भय बना रहता है। इसमें फर्म मनमानी कीमत तथा उत्पादन नीति नहीं अपना सकती है, यानी कुछ ऐसा मोनोपोली मार्केट होता है जिसमें जो है मनमानी रेट नहीं बढ़ा सकता है, मनमानी कीमत नहीं बढ़ा सकता है, उत्पादन नीति अपने से नहीं बना सकता है। तो इसको बोला जाता है दुर्बल एवं असुरक्षित एकाधिकार बाजार। अब कहता है कि एकाधिकार या एकाधिकारी एक साथ कीमत अथवा पूर्ति दोनों नियंत्रित नहीं कर सकता है। क्या बोल रहा है, एकाधिकार एक साथ कीमत और पूर्ति दोनों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है, बोल रहा है कि एकाधिकारी की मांग वक्र ए आर वक्र एक ही होता है, जो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। जैसा कि मैंने दिखाया था, एकाधिकार में इसलिए एम आर सदैव कीमत से कम होता है। चलिए देख लेते हैं। ये आपका जो है एकाधिकार मांग वक्र है। तो ए आर जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी मांग वक्र है। मांग वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ए आर भी क्या है आपका, ऋणात्मक है। और ए आर से हमेशा एम आर नीचे रहता है, कम रहता है। ठीक है, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर एमसी रेखा नीचे से काटेगा, जिस बिंदु पर एम आर को काटेगा ऐसे लाइन हम लोग सीधा ऊपर की ओर खींचेंगे और इसको ऐसे
ए आर और एम आर वाला लाइन जो वो है उसमें क्या करेंगे हम लोग टच करेंगे। उसके बाद एसी रेखा जहां से कटेगा तो वहां पर यहाँ मान लो इस रेखा इस लाइन को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब इसको डॉट डॉट कर देंगे तो ये आपका क्या दिखा रहा है लाभ। चूंकि एसी जो होता है किसी वस्तु की लागत होती है और ए आर क्या होता है उस इकाई को बेचने से प्राप्त आय होता है। तो लागत और आय के बीच के अंतर को बता रहा है लाभ। अब यहाँ पर क्या कहता है एकाधिकार में ए आर तथा एम आर का संबंध मांग की लोच पर निर्भर करता है। तो एम आर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू इंटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 इंटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो है एकाधिकार बाजार को मापने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, एकाधिकार में कीमत सीमांत लागत से अधिक होता है। चूंकि एकाधिकार में एम आर इक्वल टू एम सी क्या होता है इक्वल होता है, जैसा कि मैंने बताया किस बिंदु पर होता है। तो एम आर जो है यानी एम सी रेखा जिस बिंदु पर एम आर रेखा को प्रतिच्छेद करता है इस बिंदु पर जो है एम आर और एम सी बराबर होता है। जहां बराबर होगा इस लाइन को ऊपर ड्रॉ कर दिया जाता है। ए आर रेखा तक जाता है उसके बाद इधर उसके बाद जो है एसी रेखा जिस बिंदु पर इस रेखा को काटेगा और इसको जो है लाभ बताया जाता है। अब हम लोग एकाधिकार बाजार में सामान्य लाभ कैसे होता है इसके विषय पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ए आर रेखा है ये एम आर रेखा है, लेकिन एसी जो है एम आर यानी ए आर रेखा को स्पर्श करते हुए जाती है। तो जहां पर एसी को स्पर्श करेगा, दूसरी चीज यहाँ पर हम लोग को पता है कि एमसी रेखा जो होता है एम आर रेखा को नीचे से प्रतिच्छेद करता है। तो जहां पर भी प्रतिच्छेद करेगा इसको क्या करेंगे यहां से ड्रॉ कर देंगे। और जहां पर ड्रॉ करेंगे यानी जहां पर ए आर रेखा को ये लाइन जहां पर ड्रॉ होकर के जाएगा उसी बिंदु पर जो है एसी क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा। तो जब यहां पर देख रहे हैं कि यहाँ आर से पी की ओर आ रहा है और ये जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ना लाभ हो रही है ना हानि हो रही है यानी सामान्य लाभ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है एसी रेखा लागत रेखा होती है और ए आर रेखा जो होती है उसकी आय रेखा होती है। तो आय रेखा और लागत रेखा आपस में अगर टच कर गया है तो थोड़ी सी लाभ होती होगी, है ना, जिसको सामान्य लाभ कहा जाता है। एक होता है लाभ और एक होता है सामान्य लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य लाभ। और यहाँ पर हम लोग जो देखे थे यहाँ पर देखिए एसी रेखा एकदम नीचे से जाता है ना, और ए आर रेखा ऊपर होता है। तो इसको बोल रहा है अधिक सामान्य लाभ यानी अधिक लाभ होता है। ठीक है, इसका लास्ट है हानि कैसे होती है। तो आप देख सकते हैं कि ए आर रेखा और ये एम आर रेखा ये तो एकाधिकार बाजार का जो है मांग रेखा है। ठीक है, अब ये क्या है कि एसी रेखा एकदम ऊपर से जा रहा है यानी आय की अपेक्षा लागत ज्यादा दिख रहा है। यानी ऊपर होने का मतलब लागत अधिक दिख रहा है और प्रति इकाई लागत जो है अगर अधिक रहे और प्रति इकाई को बेचने से प्राप्त आय लागत से अगर कम रहे तो इसी स्थिति में हानि होगी। अब यहाँ पर दूसरा स्थिति क्या कहता है कि एम आर रेखा को एमसी रेखा नीचे से काटेगा। तो जब नीचे से काटेगा इसका शर्त है कि कोई भी उत्पादक तब संतुलन की स्थिति में रहेगा जब मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट नीचे से काटेगा, दूसरा एम आर और एमसी आपस में बराबर होगा। तो नीचे से काट रहा है ये शर्त है, तो नीचे से जहां पर काटेगा एम आर रेखा को एमसी रेखा यहां से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो ड्रॉ जहां कर रहे हैं यहां पर आ रहा है, उसके बाद ऐसे मिला दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कि लागत ज्यादा हो रहा है और उस इकाई को बेचने से प्राप्त आय कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दिख रहा है ना ये हानि है। क्या है हानि। ये जो डॉट डॉट दिखाया जा रहा है वो क्या दिखा रहा है हानि को दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, मार्केट चैप्टर शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैंने बताया था कि दुनिया में जो है 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है और तीनों अर्थव्यवस्थाओं में 3 तरह का बाजार होता है, अलग अलग प्रकार के बाजार होता है। पूंजीवादी में जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पाई जाती है, समाजवादी में जो है एकाधिकार बाजार पाई जाती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है किस तरह का बाजार पाई जाती है तो एकाधिकृत बाजार पाया जाता है, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार दोनों सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं।
साथ ही आपको ये याद रखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले पूंजीवादी किसने अपनाया, तो अमेरिका ने अपनाया, है ना। एडम स्मिथ किस तरह का किताब लिखा था, तो द वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब लिखा था, और उस किताब में जो है द इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ नामक डिफिनेशन दिया था। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, और सबसे पहले समाजवादी जो है रूस अपनाया था, और कार्ल मार्क्स जो है किताब लिखा था जिसका नाम है द दास कैपिटल। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक बाजार जो पाया जाता है, उस बाजार का नाम है एकाधिकार अर्थात मोनोपोली मार्केट। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में देख सकते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स इसका जनक है, और सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है फ्रांस ने अपनाया था, और इन्होंने एक किताब लिखा था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक जो है किताब इन्होंने 1936 में लिखे थे। और ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है एकाधिकृत बाजार, तो हम लोग दो बाजार पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता लास्ट वीडियो में पढ़े हैं, और अभी जो है हम लोग एकाधिकार बाजार पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो एकाधिकृत बाजार पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट को पढ़ते हैं। बोलता है कि व्यवहारिक जीवन में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और ना ही विशुद्ध एकाधिकार बाजार की, ये दोनों ही काल्पनिक स्थितियां है। बच्चों यहाँ क्या कह दिया कि ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार जो है ये काल्पनिक स्थितियां हैं, अर्थात ये सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता हम लोग देखें कि जहां क्रेता और विक्रेता जो है अधिक संख्या में होता है ना, वहां पर जो है एक प्रकार की ही यानी समरूप वस्तु बेची जाती है, यानी एक ही वस्तु एक ही प्रकार का सभी विक्रेता के पास वस्तु होता है। दूसरी चीज है कि एक कीमत होता है, वहां क्रेता और विक्रेता का आवागमन स्वतंत्र होता है ना। तो ये जो कह रहा है कि ये काल्पनिक, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, और एकाधिकार भी बोल रहा है कि विशुद्ध एकाधिकार है जहां पर एक उत्पादक या एक विक्रेता होता है, अनेक क्रेता होता है, कीमत पर नियंत्रण उत्पादक पर होता है ना। तो ये क्या कह रहा है कि ये काल्पनिक स्थितियां हैं। वास्तव में बाजार की वास्तविक स्थिति इन दोनों के बीच की होती है, यानी कहने का मतलब है जहां पर पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों सम्मिलित रूप से होता है ना, वही जो है एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। बोला कि व्यवहारिक जगत की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर चैम्बरलिन ने एकाधिकृत प्रतियोगिता अर्थात मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन जो है लेकर के आए थे, तथा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता इम्परफेक्ट कंपटीशन की विचारधारा प्रस्तुत की। दोनों अर्थशास्त्रियों ने स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए अपनी कृतियों को संयोगवश 1933 में ही प्रकाशित किया। दोनों चैम्बरलिन और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जो है एक ही वर्ष 1933 में जो है दोनों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को लेकर के जो है दोनों विचारधारा एक साथ ही प्रकाशित, संयोग बस बोला जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है कि दोनों मिलकर के किया है, संयोग बस एक ही साल किया। अब यहाँ जो है एकाधिकृत प्रतियोगिता की विशेषता हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि विक्रेता की बड़ी संख्या, यानी जो है एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार में विक्रेताओं की क्या होती है, बड़ी संख्या, तो क्रेताओं की भी संख्या बड़ी होती होगी। फिर कहता है कि विविधीकृत, परंतु यहाँ देखिए कीमत जो है विविधीकृत परंतु निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन, यानी एक वस्तु का दूसरा विकल्प रहता है किस बाजार में, तो एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार में। जैसे मान लिया जाए आपको लक्स साबुन लेना है, तो अगर लक्स साबुन वर्तमान में उपस्थित नहीं है तो आप लाइफबॉय भी ले सकते हैं, ठीक है, 10 रुपया में। तो यहाँ बोल रहा है स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन होता है, अर्थात आपके पास विकल्प भी मौजूद रहता है। अगर किसी एक वस्तु का विकल्प दूसरा वस्तु भी है तो किस तरह के बाजार में पाए जाते हैं, सिर्फ एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार में पाया जाता है। और हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में ये भी पाते हैं कि मान लिया जाए कोई एक वस्तु खरीदने के लिए हम लोग जाते हैं, तो उसका दूसरा अगर ये पसंद नहीं है, इसका प्राइस अधिक है या फिर थर्ड क्लास का है, तो इसका हम लोग विकल्प दूसरा देखते हैं,
ठीक है, वही काम करेगा उस वस्तु, लेकिन कंपनी दूसरा होता है ना, और उसका जो है ब्रांड अलग होता है, तो हम लोग विकल्प देख लेते हैं। तो अगर आपको एक वस्तु का दूसरा विकल्प मौजूद है तो उसका मतलब है वो एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में कि समूह में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन, ये तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की भी विशेषता थी, है पूर्ण। और यहाँ पर बोला गया था कि क्रेता और विक्रेता जो है स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन है, और यहाँ भी बोला जा रहा है ना, एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार में भी कहा जा रहा है कि समूहों में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन है, विज्ञापन एवं विक्रय लागतों की उपस्थिति रहती है, यानी इस बाजार में जो है अपनी वस्तुओं का जो उत्पादक है अपने वस्तुओं को क्या करता है, वो विज्ञापन करता है ना, और विक्रय लागत रहता है। यहाँ पर पांचवा कहता है कि क्रेताओं को बाजार का अपूर्ण ज्ञान रहता है, जो खरीदार होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उसको बाजार का ज्ञान उतना नहीं होता है। 6 पॉइंट में कहता है कि गैर कीमत प्रतियोगिता होता है, यहाँ पर जो है उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ पर बार्गेनिंग होती है, यहाँ पर क्या होती है, बार्गेनिंग होती है। यहाँ कहा जा रहा है कि गैर कीमत प्रतियोगिता, उसके मतलब है कि यहाँ बार्गेनिंग होती है। अब यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक फर्म की अपनी कीमत नीति होती है, सभी फर्मों का जो है अपना अपना एक अलग कीमत होता है, इसमें ज्यादा जो है बॉन्डेज नहीं होता है। जबकि हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखें कि वहां एक कीमत होगा, समरूप वस्तुएं होंगी, है ना, तो यहाँ पर वैसा नहीं है, प्रत्येक फर्म में अपनी कीमत नीति होती है। बोलता है चैम्बरलिन ने निकट स्थानापन्न का मतलब होता है कि एक वस्तु का दूसरा विकल्प का उत्पादन करने वाली फर्मों के संगठन समूह का एक ग्रुप का नाम होता है, यानी जब कोई वस्तु आप बेच रहे होते हैं तो उसका एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप का एक नाम होता है, ये चैम्बरलिन का कहना है। तो आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो ब्रांड का नाम तो लिखा हुआ रहता है, साग सब्जी को छोड़ करके बाकी सभी वस्तु मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जितने भी होते हैं उसका ब्रांड का भी नाम लिखा हुआ रहता है। बोला कि एकाधिकृत प्रतियोगिता में वस्तुएं निकट स्थानापन्न होने के कारण मांग आड़ी लोच अधिक होती है। यहाँ पर जो है एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार में एक वस्तु का अनेक विकल्प होता है, यही कारण है मांग की आड़ी लोच का जो होता है वो अधिक होता है, एक से ज्यादा होता है। जबकि अभी हम लोग देख के आ रहे हैं मोनोपोली मार्केट, तो वहां पर आड़ी लोच क्या होता है, शून्य होता है। मोनोपोली यानी एकाधिकार बाजार में जो होता है आड़ी लोच वो शून्य होता है, जबकि देखिए एकाधिकृत प्रतियोगिता में क्या है, एक से अधिक है यानी अधिक है। तो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि निकटतम वस्तु का जो है, निकटतम स्थानापन्न वस्तु का जो है यहाँ विकल्प मौजूद होता है। अब यहाँ बोल रहा है कि फर्म के विकल्प का मतलब क्या है, यानी हमने कहा कि निकटतम स्थानापन्न वस्तु का जो विकल्प होता है, तो मैंने अभी बताया कि लक्स अगर आप खरीदना चाह रहे हैं और लक्स का कीमत देख लीजिए कि बहुत ज्यादा है, तो आप लाइफ बॉय खरीद लीजिए, नीमा सैंडल खरीद लीजिए, जो भी आपको खरीदना है, तो बहुत सारा साबुन का विकल्प है ना। इसलिए आड़ी लोच का जो ज्यादा होता है, यानी मांग की आड़ी लोच जो होता है एक से अधिक होता है। फर्म के उत्पादन के अनेक स्थानापन्न उपलब्ध रहने के कारण एकाधिकृत प्रतियोगिता फर्म का मांग वक्र अधिक लोचदार होता है। क्या कर रहे हैं कि अनेक स्थानापन्न, यानी बोल रहे कि विकल्प बहुत सारे होते हैं एक वस्तु का, जिसके कारण जो है एकाधिकृत प्रतियोगिता फर्म का मांग वक्र जो होता है अधिक लोचदार होता है। कब अधिक लोचदार होता है बच्चों, तो जब प्राइस थोड़ा सा अगर परिवर्तन हो, थोड़ा सा परिवर्तन हो और उसका मांग की मात्रा बहुत ज्यादा अगर परिवर्तन हो जाता है, तो इस तरह को बोला जाता है ईडी ग्रेटर देन 1, है ना। इसको बोला जाता है एकाधिकृत प्रतियोगिता फर्म के मांग जो है अधिक लोचदार। तो अधिक लोचदार कब, प्राइस चेंज इन प्राइस के अपेक्षा चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है अधिक लोचदार। अब यहाँ पर क्या है, एकाधिकृत प्रतियोगिता में वस्तु परिवर्तन गुणात्मक होता है। देखिए वस्तु और कीमत के बीच गुणात्मक संबंध होता है, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। जब थ्योरी ऑफ डिमांड भी मैं पढ़ा रहा था उस वक्त भी बताया था कि कीमत और क्वांटिटी के बीच किस तरह का संबंध होता है, तो गुणात्मक संबंध होता है। क्योंकि दोनों परिमाणात्मक नहीं हो सकता है,
अगर मान ली 1 किलो सब्जी ले रहे थे, क्या 1 किलो हम पैसा देंगे? नहीं ना, तो परिमाणात्मक नहीं हो सकता है। वो कैसा होता है? तो पैसा का गुण होता है ना, और वस्तु और कीमत के बीच जो है गुणात्मक होता है, परिमाणात्मक नहीं। अगर 1 किलो अगर आप सब्जी ले रहे तो 1 किलो पैसा थोड़ी देते। चलिए आगे क्या है कि विक्रय लागतें अथवा विज्ञापन व्यय वस्तु बिक्री अथवा मांग वक्र में परिवर्तन का कारण बनती है। इस बाजार में जो है खूब विज्ञापन होती है ना, वस्तुओं का अपना अपना ब्रांड का जो है कंपनी या उत्पादक क्या करता है, अपनी वस्तुओं का विज्ञापन व्यय करता है। ठीक है, बोल रहा है कि एकाधिकृत प्रतियोगी में फर्म अल्पकाल में लाभ अथवा हानि की स्थिति में रहेगी। अल्पकाल में क्या प्रतियोगी बोल रहा है कि एकाधिकृत प्रतियोगी जो फर्म होता है, जो बाजार होता है, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। यह फर्म विशेष के आगम अथवा लागत वक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। देखिए आगम क्या है, जब हम प्रति इकाई वस्तु को बेचते हैं, यानी एक साबुन को 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये 10 रुपये मेरे लिए आगम होगा। और लागत का मतलब है कि एक साबुन को बनाने में हमको 5 रुपया लग रहा है, तो 5 रुपया का कहलाएगा, लागत कहलाएगा, उत्पादक व्यय कहलाता है। तो इस पर ही निर्भर रहती है। अब आगे देखिए 9 पॉइंट में क्या कहता है, समूह का संपूर्ण मांग एवं पूर्ति वक्र नहीं खींचा जा सकता। एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार में जो है मांग और पूर्ति रेखा जो है नहीं खींचा जा सकता है, क्योंकि निकट स्थानापन्नों की मांग को एक वक्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अतः पूरे समूह का संतुलन एक प्रतिनिधि फर्म के आधार पर किया जा सकता है। क्लास 12 के दृष्टिकोण से अल्पाधिकार और द्वाधिकार बाजार भी क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं हम लोग अल्पाधिकार बाजार किसे कहते हैं। अल्पाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता का एक ही रूप होता है। अभी जैसे जॉन रॉबिन्सन ने बताया कि इम्परफेक्ट कंपटीशन वो जो है 1933 में प्रकाशित की थी, वो अपूर्ण प्रतियोगिता और अल्पाधिकार सेम होता है, एक ही रूप होता है। अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति का बाजार कीमत पर समुचित प्रभाव पड़ता है। जैसे विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि जो वो विक्रेता वस्तु की पूर्ति करती है उस पर जो है उसका प्रभाव पूरा रहता है, उस यानी कह सकते हैं उस बाजार का नियंत्रण पूरा करता है, और प्रत्येक विक्रेता इस तथ्य से अवगत रहता है। जैसे मान लिया जाए कि बाजार में जो है विक्रेताओं की संख्या कम रहेगा, वस्तु जो है उसके अलावे और कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि दूसरा के यहाँ जाए, तो ऐसी स्थिति में वह बाजार क्या कहलाएगा, ओलिगोपोली कहलाता है, अल्पाधिकार कहलाता है। अच्छा इसकी विशेषता देख लेते हैं। बोलता है कि अल्पाधिकार की विशेषताएं, पहला विक्रेताओं की अल्प संख्या होती है, यानी उत्पादक की संख्या जो होता है कम होता है। जब कम होगा विक्रेता तो वस्तु और वस्तु की कीमत पर दोनों पर जो है पूरा नियंत्रण होता है। दूसरा विक्रेताओं की परस्पर निर्भरता रहता है, यानी जो है एक विक्रेता दूसरे पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। और अगर मान लिया जाए कि एक विक्रेता अगर कम कीमत पर बेचता है तो दूसरा विक्रेता उस पर संपर्क करता है कि आखिर इतना कम में आप क्यों बेच रहे हैं, आपको पोसाय है या नहीं है, तो ये आपस में क्या होता है, निर्भर होता है। समरूप अथवा निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है। जैसे एक विक्रेता जिस साबुन को उत्पादन कर रहा है या जिस वस्तु को उत्पादन करता है सेम रहेगा, सिर्फ ब्रांड क्या रहेगा, दूसरा होगा, है ना। समरूप अथवा निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन होता है। चौथा पॉइंट कहता है कि विज्ञापन एवं विक्रय लागतों पर अधिक व्यय होता है, इस पर विज्ञापन होता है। देख रहे होंगे कि टीवी पर या न्यूज पर, है ना, वहां क्या होता है, वस्तुओं का विज्ञापन को दिखाया जाता है और लोग जो है विज्ञापन के द्वारा जो है आकर्षित होता है उस वस्तु की ओर। पांचवा है फर्मों की सीमित कीमत नियंत्रण होता है। इसमें जो है कीमत नियंत्रण जो होता है वो फर्मों तक ही सीमित होता है ना, सरकार इस पर जो हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। मांग वक्र की अनिश्चितता होती है, यानी जो है कि मांग वक्र जो है कोई डिफिनिट नहीं होता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है तो कभी
कम भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कीमत स्थिर होता है। कीमत क्या होती है, स्थिरता पाई जाती है। किस तरह के बाजार में, तो अल्पाधिकार बाजार में। चलिए हम लोग जानते हैं द्वाधिकार बाजार, इसमें क्या है बड़े कि अल्पाधिकार का सबसे सरल रूप है। द्वाधिकार में वस्तु का केवल दो ही उत्पादक या विक्रेता होता है। क्या बोल रहा है, द्वाधिकार बाजार में वस्तु के केवल दो ही विक्रेता होता है। दोनों उत्पादक या तो दोनों बिल्कुल समान अथवा लगभग समान विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। दूसरा, दोनों उत्पादकों की अपनी स्वतंत्र उत्पादन नीति होती है। देख रहे हैं ना इसकी विशेषता, दोनों उत्पादक या तो बिल्कुल समान अथवा लगभग समान या विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करता है। दोनों साबुन सेम है, सिर्फ ब्रांड अलग रहता है, मैंने कहा था। ठीक है, दोनों उत्पादकों की अपनी स्वतंत्र उत्पादन नीति होता है। निर्भर होता जरूर है, लेकिन उसका जो उत्पादन नीति होता है, प्रोडक्शन पॉलिसी जो होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। बोला है कि दोनों उत्पादकों या विक्रेताओं को इतनी कीमत उत्पादन नीति को निर्धारित करते समय प्रतियोगी की कीमत उत्पादन नीति का ध्यान में रखना होता है कि अगला कितना कीमत रखा है, तो हम जो है उसी के आधार पर कीमत रखेंगे। अगर मान लो बाजार में भी क्या देखने को मिल रहा है कि अगर एक 10 रुपये में कोई नहाने वाला साबुन मिल रहा है, लाइफबॉय 10 रुपये में मिल रहा है, तो पता चलेगा 10 रुपये में लक्स भी आपको मिल जाएगा, नीमा साबुन भी मिल जाएगा, हर तरह के 10 रुपये का साबुन मिल रहा है। भले उसका क्वांटिटी में कमी हो सकती है, लेकिन 10 रुपये में सब तरह के कंपनी जो है अपना नहाने वाला साबुन निकाल रखा है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि उत्पादन नीति को निर्धारित करते समय प्रतियोगी की कीमत उत्पादन नीति को ध्यान में रखना होता है। पांचवा क्या कहता है, कीमत युद्ध यानी प्राइस वार की संभावना के कारण कीमत में अस्थायित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहाँ कीमत वार होगा ही नहीं, ये लाइफबॉय भी 10 रुपये में बेच रहा है, लक्स भी 10 रुपये में बेच रहा है, और भी अन्य साबुन है वो भी 10 रुपये में बेच रहा है। भले क्वांटिटी का आगे पीछे हो सकता है, परंतु सब 10 रुपये में, तो यहाँ तो कीमत वार होगा नहीं। यहाँ बोल भी रहा है कि कीमत युद्ध की संभावना के कारण कीमत में अस्थायित्व होती है, एक होती है। ठीक है, तो इस तरह जो है बच्चों बाजार चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, जो 11th 12th में पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहने के लिए।